हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम की हेल्प से आपको हर टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, जिससे कि आपको सही से वो टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग देखते हैं, फोर्स। फोर्स होता क्या है, देखिए, इट इज़ ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। बेसिकली फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना होता है, जिससे कि उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो भी हम फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर, उस बॉडी पर अप्लाई करते हैं, उसको अप्लाई करने पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि बॉडी को पुश या फिर पुल करा देता है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी को चेंज भी करा सकते हैं। वेलोसिटी को चेंज कराने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, पहले से ही उस पर हमने फोर्स लगाया तो वेलोसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, या फिर अगर वेलोसिटी को हम कम कर दें फोर्स लगा करके, तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मानी जाएगी। तो किसी भी फोर्स को ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने पर अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज या फिर इंक्रीज होती है, तो वो चेंज इन वेलोसिटी में आएगा। तो हम बोल सकते हैं द फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको हमने इस तरीके से पुश किया, आगे की तरफ धकेला, तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी। अगर मोशन इस तरफ है तो इससे हमने अपोजिट फोर्स लगाया तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा। आगे देखिएगा, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। याद रखने का एक और पॉइंट है, जिसके ऐसा यूनिट की हम बात करेंगे तो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम दिए गए हैं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर एक लड़का जो है वो किसी ब्लॉक को खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पुल। अपनी तरफ खींचने को हम क्या बोलेंगे, पुल बोलेंगे। और अगर वो आगे की तरफ धकेलता है तो उसको बोला जाएगा पुश। तो इसी से एक डेफिनेशन और बन जाती है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग ए बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, जब इसने इसको पुल किया तो ऑब्जेक्ट देखिए मोशन में आ गया। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, जब इसने ऑब्जेक्ट को पुश किया तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेस्ट में था, मोशन में इसको बना दिया, तो स्टेट को चेंज किया हुआ है। तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो कि कैपेबल होता है किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के कुछ इफेक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पर बताए हैं। ए फोर्स कैन डू 3 थिंग्स ऑन ए बॉडी। क्या क्या है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोई बॉडी मोशन में है तो फोर्स लगा करके हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इट कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, एक लड़का जो है वो साइकिल को चला रहा है, तो अगर हम टर्न लेना चाहते हैं तो हम अपने हाथों से उसके हैंडल पर फोर्स लगाएंगे तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स से डायरेक्शन चेंज हो सकती है। यहाँ पर देखिएगा, ये एक ट्रॉली है जिसको मूव कराया जा रहा है, तो ये पहले रुकी हुई थी, फिर हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगी। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक बच्चा जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, तो बॉल पर उसने जैसे ही किक किया तो बॉल की स्पीड इंक्रीज हो गई। तो क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करा सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को हम चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स के जो इफेक्ट हैं वो आपने देखे। आगे देखते हैं,
पुश के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोई भी हम अपनी डेली लाइफ में जिस भी चीज़ को पुश करते हैं वो क्या क्या हो सकती है। क्लोजिंग द डोर, अगर हम बाहर से डोर को क्लोज करते हैं तो हम उसको कहेंगे पुश, ठीक है, मतलब अपनी तरफ खींचना। सॉरी, अगर हम क्लोजिंग द डोर का मतलब ये है कि अंदर से अगर दरवाजे को बंद करते हैं, सॉरी इसके लिए, अंदर से अगर दरवाजे को बंद करते हैं तो उसको कहेंगे हम पुश, ठीक है। पुश का मतलब क्या है कि आगे की तरफ उसको धकेलना होता है तब जाकर के डोर जो है वो क्लोज होता है। लेकिन अगर हम बाहर से दरवाजे को बंद करते हैं तो उसको हम कहेंगे पुल, क्योंकि दरवाजे को अपनी तरफ खींचना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्लोजिंग द डोर और ओपनिंग द डोर, अगर हम लिखें ओपनिंग द डोर तो ये भी पुश का एग्जाम्पल हो सकता है। तो ओपनिंग द डोर इसका मतलब क्या है, बाहर से हम दरवाजा को खोल रहे हैं, ठीक है। तो ओपनिंग द डोर में हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से दरवाजा खोलते हैं तो आगे की तरफ धकेलना होता है, तो ये होगा पुश। और अगर अंदर से दरवाज़ा बंद करते हैं तो तब भी हमें बाहर की तरफ धकेलना होता है, तो ये होगा क्लोजिंग द डोर यानी कि पुश, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ओपनिंग द डोर, क्लोजिंग द डोर, बोथ एग्जाम्पल आर पुशिंग। पुशिंग द टेबल, टेबल को आगे की तरफ धकेलना। पुशिंग द ब्रेक्स ऑफ ए कार, कार के जब ब्रेक्स लगाते हैं तो आगे की तरफ हम दबाते हैं, तो वो होगा पुश का एग्जाम्पल है, ठीक है। पुशिंग ऑफ द थंब पिन, किसी नोटिस बोर्ड में हम एक पिन को लगाते हैं तो आगे की तरफ फोर्स लगाना होता है, तो वो पुश होगा। पुशिंग ए प्लग इनसाइड द सॉकेट, हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो सॉकेट में चार्जर लगाते हैं, तो वो भी क्या है, पुश का एग्जाम्पल होगा। आगे देखिएगा पुल को हम क्या कह सकते हैं, ओपनिंग द डोर, ठीक है। ओपनिंग द डोर, अंदर से हम डोर को ओपन करते हैं तो वो क्या होगा, पुल होगा। पुलिंग ए रोप, रस्सी को खींचना। पुलिंग ए चेयर आउट ऑफ द टेबल, टेबल के नीचे से चेयर को बाहर निकालना पुलिंग है। पुलिंग ए काइट, पतंग को खींचना। पुलिंग ट्रॉली लगेज, जो हमने अभी एग्जांपल दिया था कि ट्रॉली को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो वो होगा पुल, अगर ट्रॉली को आगे की तरफ धकेल रहे हैं तो वो होगा पुश, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें देखिएगा कुछ आपके लिए टेस्ट है जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बच्चा जो है गाड़ी को आगे की तरफ चला रहा है तो इसको क्या कहेंगे, हम पुश कहेंगे। इसको देखिएगा ये भी क्या कर रहा है, इसको आगे की तरफ इस तरफ खींच के ले जा रहा है, ठीक है। तो आगे की तरफ खींच के ले जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पुल होगा। पुल का मतलब क्या, खींचना। और ये है, देखिए ये आगे की तरफ धकेल रहा है इसको, तो ये होगा पुश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी इसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ धकेल रहा है, तो आगे की तरफ धकेल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पुश है। और ये जो है पतंग को खींच के ले जा रहा है तो ये क्या होगा, पुल होगा। तो आप समझ सकते हैं इन डायग्राम से कि किस तरीके से पुश और पुल को अच्छे से समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं मोशन की। मोशन क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस चेंज इन द फिजिकल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल पोजीशन अगर लगातार चेंज होती है तो उसको मोशन कहेंगे। एक डेफिनेशन और है, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आप ये डेफिनेशन लिखें या दूसरी डेफिनेशन लिखें, दोनों ही डेफिनेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट होंगी, तो कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए मोशन के, रनिंग हो सकता है, साइकिलिंग है, जंपिंग है, स्विमिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, राइटिंग, टाइपिंग, मूविंग कार्स एंड थ्रोइंग ए बॉल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मोशन। ये सभी जो है मोशन के एग्जाम्पल है, इनको आप याद रखेंगे। तो क्या कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की अगर लगातार पोजीशन चेंज होती है, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ था फिर ऐसे हम आगे देखते जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो मोशन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोशन के कुछ ये एग्जाम्पल, जैसे फायरिंग ए बुलेट, बुलेट लगातार आगे बढ़ती है तो ये मोशन में है। स्लाइडिंग डोर, डोर को आपने छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो ये है, मोशन है। स्विमिंग इन स्ट्रेट लाइन, ये मोशन कहलाएगा। परेड, ये मोशन में है। मूविंग कार
ऑन ए स्ट्रेट रोड, कि सीधी रोड पर एक कार चलती है, तो ये भी क्या है, स्टेट मतलब मोशन कहलाएगा। एलिवेटर और प्लेइंग स्लाइड या फिर एरोप्लेन का स्ट्रेट लाइन में चलना, तो ये सब क्या है, ये सब मोशन के एग्जाम्पल है। मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह अगर लगातार किसी ऑब्जेक्ट को जाना पड़ता है और रेगुलर वो चलता ही जा रहा है तो वो मोशन में है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन आप कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखिएगा ये दो जो है ब्लॉक्स रखे हुए हैं और इनसे एक स्ट्रिंग यानी कि रबर को इस तरीके से बांध दिया गया और आपने क्या किया, इस तरफ इसको खींचा और फिर बाद में छोड़ दिया। तो क्या होगा, ये इस तरफ और इस तरफ इस तरीके से मूव करता रहेगा। ठीक है, मतलब अपनी मीन पोजीशन से दोनों तरफ जो है ये मूव करेगा, तो ये क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब अपनी मीन पोजीशन से दोनों तरफ का मोशन वो कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। लीनियर मोशन क्या कहलाता है, कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधा अगर चलता है तो उसको लीनियर मोशन कहेंगे। कर्व लीनियर मोशन क्या कहेंगे, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कर्व पर चलता हो। ठीक है, कर्व पर अगर चलता हो तो वो कहलाएगा कर्व लीनियर मोशन। जैसे कोई मान लो कर्व ब्रिज है, ठीक है, कर्व ब्रिज है तो वो क्या है, कर्व लीनियर मोशन होगा जब उस पर कोई ऑब्जेक्ट चलता है। आगे आएगा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन है किसी पेंडुलम का मोशन कहलाएगा। मतलब ये मीन पोजीशन है इसकी, इससे इस साइड और इस साइड ये जो है मूव करता रहता है, तो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। सर्कुलेटरी मोशन किसको कहेंगे, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट अगर चक्कर लगाती है तो वो कहलाएगा सर्कुलेटरी मोशन, यानी कि सर्कुलर पाथ में मोशन करना सर्कुलेटरी मोशन कहलाता है। यहाँ पर होगा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का क्या मतलब है, कि किसी अक्ष के, ये जो एक एक्सिस है इसका, इसके चारों तरफ ये मूव करता है तो इसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मोशन के टाइप्स किस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, उनको अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर एग्जाम में लॉ ऑफ इनर्शिया है तो आप यही समझेंगे कि यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इसी का सेकेंड नेम है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट an object will remains at rest or continue moving in a straight line at a constant speed unless acted upon by an external force। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में रहेगा या फिर कंटिन्यूस मूव करता रहेगा किसी एक स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट स्पीड से, जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो जब तक रखा रहेगा तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है वो तब तक चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि अगर किसी बॉल को हम क्या करें, रेस्ट में रखे रहें तो वो तब तक रखी रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगा दें। ठीक है, अब हमने इस पर क्या किया, किक किया, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, तो ये फोर्स अप्लाई करने पर ये किस में आ गई, मोशन में आ गई। अब ये तब तक मोशन में रहेगी जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा देते। ठीक है, अब देखिएगा ये एक नेट में जाकर के लगती है, इसका मतलब क्या है, नेट इस पर फोर्स लगाएगा, इसको रोक देगा। तो कहने का मतलब ये है कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, तब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया सकता। हम जैसे इस पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते, उसको रोक नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूटन्स लॉ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इनर्शिया क्या होता है। देखिए इनर्शिया क्या है कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन। मतलब क्या है कि इनर्शिया क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है। ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि एक उसकी नेचुरल एक तरीके से पावर है, क्षमता बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि उसके स्टेट को चेंज होने से रोकता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है
तो वो जो है रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। उसको अगर आप आगे की तरफ चलाना चाहेंगे तो वो पहले उस फोर्स को रजिस्ट करेगा, रोकेगा कि वो आगे ना चले। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो मोशन में अगर आ गया तो वो फिर मोशन में ही रहना चाहेगा, वो रुकने का विरोध करता है। आप उसको रोकना चाहेंगे तो थोड़ा फोर्स वो आप पर लगाएगा जिससे कि आप आगे से हट जाएं, वो चलता रहे। मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनर्शिया को हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे एक डेफिनेशन और है जिसको बोलते हैं द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी to oppose any change in its state of uniform motion is known as the inertia of motion। ठीक है, मतलब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अपने स्टेट को चेंज करने का या फिर यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने का अपोज करता है तो उसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। क्लियर है? आगे यहाँ पर है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। मतलब वो अगर कोई बस है उसमें कोई भी पैसेंजर है, अगर वो आगे की तरफ तेज़ी से चल रही है और उसने क्या कर दिए, ब्रेक अप्लाई कर दिए और यहाँ पे जाके को रुकी, तो ये जो है ये इस तरीके से हो जाते हैं। कोई भी पैसेंजर वो आगे की तरफ झुक जाएगा। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिएगा बस जो है इस तरफ मोशन कर रही है, ठीक है, बस इस तरफ मोशन कर रही है और ये जो है कोई पैसेंजर है ये खड़ा हुआ है। लेकिन बस जैसे ही ब्रेक अप्लाई करती है तो बस ब्रेक अप्लाई करेगी तो कोई भी पर्सन है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो ये किस कारण होता है? ये इनर्शिया के कारण होता है। मतलब वो इनर्शिया मोशन में था और जब बस ने ब्रेक लगाया तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, वो मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन बस तो रुक चुकी है, तो वो क्या हो जाता है, जब मोशन में रहना चाहेगा तो वो आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनर्शिया को समझ सकते हैं। आगे देखिएगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, किसी भी बॉडी का मोमेंटम है उसका रेट ऑफ चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। देखिए मोमेंटम को हम लिखते हैं P से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये लगाते हैं। और अगर देखा जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट का मतलब क्या है, ये होता है P और T। ठीक है, P अपॉन T, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के, यानी कि F के। तो हम बोल सकते हैं F इक्वल टू P अपॉन T, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यह जो चेंज होता है ना मोमेंटम में, ये डायरेक्शन को चेंज कर देता है कोई भी अगर फोर्स हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो चेंज है ये उसी की डायरेक्शन में हो जाएगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। और ये जो मोमेंटम में चेंज होता है ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को लगाते हैं। जैसे ये है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो चेंज होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो चेंज होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में चेंजेस मिलते हैं। अब यहाँ पर जरा समझ लीजिएगा न्यूटन सेकेंड लॉ, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास m एंड एक्सेलरेशन a। ये भी लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ कि जो फोर्स है मूविंग ऑब्जेक्ट पर एक्ट जो होता है, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट पर हम लगाते हैं, तो वो जो है प्रोडक्ट होता है मास और उसके एक्सेलरेशन का। तो F इक्वल टू m में आप इस तरीके से सेकेंड लॉ को भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मास है m1, एक्सेलरेशन है a, उस पर हमने F1 फोर्स अप्लाई किया तो फॉर्मूला बनेगा F1 m1a। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, मास है m2, एक्सेलरेशन a है, F2 फोर्स अप्लाई किया तो फॉर्मूला बनेगा F2 m2a, फॉर्मूला बनेगा F2 m2a। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मास 1 है, m1 है, वो m2 से छोटा है और F2 जो है वो F1 से बड़ा है। यानी कि जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और जितना कम मास है उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ता है। देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यही था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। देखिए फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या बोल सकते हैं, ऐसे डी अपॉन टी इस तरीके से लिख सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू में एफ ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी कि अगर लिखे हम डी पी तो डी पी को हम फाइनल मोमेंटम P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम P1 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने ये लिखा फाइनल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम, तो जो मोमेंटम होता है ना वो होता है m इंटू वी। क्या होता है, m इंटू वी, यानी कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो मोमेंटम कहलाता है। इसीलिए फाइनल मोमेंटम को हमने लिखा mv और इनिशियल मोमेंटम को लिखा हमने mu। mu क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियल के साथ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल के साथ फाइनल वेलोसिटी आएगी और मास तो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहता है। मास क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं mv माइनस mu अपॉन टी हो गया। यहाँ पर देखिएगा m को हमने जब कॉमन लिया, एक बार बताइए आप mv लिखते हैं और माइनस mu लिखते हैं, तो ये देखिए इसमें m और m दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर उसने m बाहर लिया और साथ में v माइनस u को लिखा हुआ है, बाकी सब सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जब हम, याद रखिएगा अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाते हैं तो इक्वल का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट आ जाता है k। तो k जो है ये कांस्टेंट होगा जो कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल में चेंज करने पर लिखा जाता है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, f इक्वल टू के एम ए, और अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू लिखें 1 तो F इक्वल टू एम ए, यही फार्मूला हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स व्हेन वन थिंग इंक्रीज, अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर देखिए अगर F को हम इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मास तो कांस्टेंट है, तो अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। सो वी राइट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर स्पीड जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लिख सकते हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो साथ ही साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आगे देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को, जो डेफिनेशन के थ्रू हमने फॉर्मूला निकाला था उसके यूनिट क्या होगी, किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारे पास पता है क्या है, F इक्वल टू एम ए, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला। इससे बना सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। डेफिनेशन यहाँ भी बन सकती है। देखिए 1 न्यूटन जो है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 किलोग्राम का कोई मास है वो अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलता है तो यहाँ पर फोर्स होगा 1 न्यूटन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट पर, और अगर वो ऑब्जेक्ट 1 kg का है तो उस पर अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन हमें कितना मिलेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं वो आप याद रख लीजिए, आपकी नॉलेज के लिए है। 1 पाउंड होता है 4.45 न्यूटन्स। योर वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इक्वल टू एम जी की वैल्यू रखें अगर हम 10 तो यहाँ पर 225 पाउंड्स जो है वो 1000 न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आप याद रखें तो ठीक है, वरना आपके सिलेबस से ये बाहर है। आगे देखिएगा मोमेंटम क्या होता है, हमने अभी मोमेंटम की बात की थी, तो मोमेंटम को समझ लेते हैं कि होता क्या है। डेफिनेशन को आप याद रखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी।
किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी लेकर के हम उनका प्रोडक्ट अगर कर दें तो हमें मोमेंटम मिलता है, ठीक है। इन अदर वर्ड, मोमेंटम इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो दूसरे डेफिनेशन में बोल सकते हैं दूसरे वर्डों में कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम को निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के मास का और उसकी वेलोसिटी का, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी और p इक्वल टू mv। ऐसा यूनिट की बात करें तो देखिएगा, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। हमने अभी बताया न्यूटन में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन मोमेंटम में किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, सेकंड के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा। ये दोनों जो है यूनिट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं। देखिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी भी एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमें मिलती है, यही थर्ड लॉ है। आगे देखिए, दिस मीन्स दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट दे अप्लाई फोर्स टू ईच अदर दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कोई दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में इंटरैक्ट होते हैं, मतलब आपस में टकराते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट जितना इस पर फोर्स लगाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि दोनों ही इक्वल फोर्स लगाते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। कैसे, देखिए, व्हेन यू जंप, जब आप जंप करते हो तो योर लेग अप्लाई ए फोर्स टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर आपके लेग्स एक फोर्स अप्लाई करते हैं और जो ग्राउंड है उसके बदले वो रेस्पॉन्स देता है। उस जितना फोर्स आप ग्राउंड पर लगाएंगे उतना ही फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगा। इसीलिए आप प्रोपेल कर जाते हैं। प्रोपेल्स का मतलब क्या है, ऊपर उछल जाते हैं, किसमें, एयर में, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक्शन किया आपने, फोर्स लगाया, ठीक है, तो फुट पुशेस डाउन द बैक, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, फ्लोर पुशेस अप एंड फॉरवर्ड। अगर आप देखो नीचे की तरफ और इसको पीछे की तरफ फोर्स आपने लगाया, ये ब्लू कलर में जो है ये आपका एक्शन फोर्स है, ठीक है। तो क्या होगा कि फ्लोर क्या करेगा, ऊपर की तरफ रिएक्ट करेगा इस फोर्स का रिएक्शन, और इस फोर्स का रिएक्शन देगा आपको आगे की तरफ। तो इसी तरीके से आप आगे चल पाते हो, ठीक है। तो जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो यही क्या था, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। एग्जाम्पल समझ सकते हैं। देखिए, ये लिखा भी हुआ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन क्या हुआ यहाँ पर, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट। बुलेट को एक्सेलरेट किया गया, वेलोसिटी को उसकी इंक्रीज किया जा रहा है लगातार। तो क्या होगा कि जो आपकी गन है वो गन पीछे की तरफ मूव होती है, ठीक है। तो क्या है, जितना फोर्स गन पर उस पर बुलेट पर लगा उतना ही फोर्स बुलेट गन पर लगाती है, तब आगे बढ़ती है। ऐसे ही फर्स्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन जॉ, मतलब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के जॉ पर, यानी कि जो जबड़े होते हैं उस पर जो है अटैक करता है, तो जॉ एक्सर्ट फोर्स ऑन फर्स्ट। तो जो उसका जबड़ा है वो उसके जो पंच है उस पर फोर्स लगाएगा। आगे देखिएगा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है, बॉयज फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन बोट। मतलब अगर हम बोट से किसी लैंड पर या फिर दूसरी बोट में उतरते हैं, तो क्या होगा, जिस बोट से हम उतरेंगे तो उस बोट पर एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है, ये होगा आपका एक्शन। और यही जो बोट है वो आपको आगे की तरफ धकेलती है, वो होगा इसका रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा आप एक्शन करोगे वैसा आपको रिएक्शन मिलेगा, मतलब उसका रिजल्ट मिलेगा। ये सोचिए कि एग्जाम में आप जैसा प्रिपरेशन करेंगे, जैसे तैयारी करके जाएंगे, जैसा आप लिखोगे, तो जब आप लिखोगे तो वो होगा आपका एक्शन। जो टीचर उसे चेक करके नंबर देगा वो होगा उसका रिएक्शन। तो जैसा आपने लिखा उसका रिएक्शन जो मिलेगा वो आपका नंबर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग दैट बैलेंस फोर्स, टू इक्वल
size force acting on the object in opposite direction without making change in state of motion is called the balance force। देखिए, दो इक्वल साइज का मतलब क्या है, इक्वल अमाउंट के जो फोर्स हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इक्वल अमाउंट यानी कि ये भी 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन इक्वल अमाउंट के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। विदाउट मेकिंग चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, इस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं है, तो ये फोर्स क्या कहलाएंगे, बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। अनबैलेंस फोर्स क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों जो है अनइक्वल अमाउंट के जो फोर्सेस हैं, ये 10 और ये 12, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है या फिर सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इस तरफ मोशन आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट में मोशन आता है फोर्स लगने पर, तो वो कहलाता है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ गया, तो ये एक अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर भी 3 पर्सन है और यहाँ पर भी 3 पर्सन है, तो क्या होगा, ये भी 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये भी 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये है बैलेंस फोर्स। ये क्या है, ये बैलेंस फोर्स होगा, यानी कि ना तो ये पॉइंट इस तरफ जाएगा ना ही ये पॉइंट इस तरफ जाएगा, तो ये बैलेंस फोर्स है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं तो बैलेंस फोर्स होगा। यहाँ पर देखिए 300 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन है, तो जो है ये इस तरफ मोशन करने लगेगा। मतलब क्या है, जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो वो कहलाता है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम तो अनबैलेंस फोर्स होगा, दोनों तरफ इक्वल है तो बैलेंस फोर्स होगा। आगे आता है एक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स क्या है, देखिएगा, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन ऑन द फ्लोर, जब आप एक बॉल को फ्लोर पर फेंकते हैं, इट बाउंसेस बैक, तो वो क्या होती है, उछल करके वापस आ जाती है। द फोर्स exerted है, द फोर्स exerted by the ball on the floor is called एक्शन फोर्स, ठीक है। जो फोर्स एक्सर्ट होता है बॉल के द्वारा फ्लोर पर, तो होता है एक्शन फोर्स। आपने बॉल फेंकी, बॉल जो है फ्लोर पर फोर्स लगाएगी तो वो एक्शन फोर्स होगा। बात करते हैं रिएक्शन फोर्स, द फोर्स दैट द ग्राउंड exert on ball in response to the action force cause the ball bounce back is called reaction force। मतलब क्या है, जब ग्राउंड जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है बॉल पर, किसके रेस्पॉन्स में, जो भी फोर्स एक्शन हुआ था, ठीक है, तो उसी के कारण क्या होती है, बॉल बाउंस बैक होती है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। यानी कि बॉल जो है फ्लोर पर फोर्स लगाएगी, एक्शन फोर्स है, फ्लोर बॉल पर फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स है। और रिएक्शन फोर्स जितना होता है उतना ही आपने अप्लाइड फोर्स लगाया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जाता है कि जो भी आप फोर्स लगाओगे उसी का इक्वल फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ था। आप देख सकते हैं, बॉल को आपने फ्लोर की तरफ फेंका, ठीक है, तो ये अगर फ्लोर है तो एक फोर्स लगेगा बॉल के द्वारा, तो ये होगा आपका एक्शन फोर्स। फिर क्या होगा, ये जो फ्लोर है ये एक फोर्स लगाएगी बॉल पर, तो बॉल ऊपर उछलती है, तो ये क्या है, आपका रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में।